Everyone is fine. I hope everyone is fine and enjoying the change of weather. Definitely, this climate uh, difficulty with the blessings of Allah, the rain, uh, the environment is getting better. Now, this basically is the issue which we are trying to negotiate, confront, or work on. This is called environment and environment change. Uh, on the very hottest day of this year, which happened to be 21st June 2022, which was supposed to be the most hottest year of the day, was one of the most coolest day of the year. Again, change in climate. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा असर अंदाज हो रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, हमारी आदत के अंदर और हमारी बहुत सारी चीजों के अंदर, हमारे वसाइल के अंदर, हमारे। और वो क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? वो क्लाइमेट चेंज होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मतलब इंटरवेंशंस जो हमने ऑड किस्म की इंटरवेंशंस की, दरख्त हमने काटे, गंदगी हम मचा रहे हैं और बहुत सारी चीजें। तो ऑल्दो आज का जो टॉपिक है वो पल्सेस के हवाले से है और हमें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट बल्कि ज्वाइन कर लिया है मैडम रुकैया ने। शी इज साइंटिफिक ऑफिसर एट बारी एंड इनके जो बॉस हैं, कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सरसों और गालिबन सूरजमुखी और एक आध और जो उसके जो नए नए बीज नई यील्ड के साथ और ज्यादा पैदावार के साथ वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये बारी का एक बहुत बड़ा कदम है कि जहां, और इन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट की थी 2005 में और अभी उन्होंने ये या रिसर्च स्टार्ट की थी या आखिरी जो हमारे जो सीट थे वो 2005 में उनके ऊपर रिसर्च हुई थी और अभी 2022 के अंदर या 20 21 22 के अंदर जो है ये पाकिस्तान ने अगेन एक बहुत बड़ा कदम हासिल किया, जो कि इनके बॉस हैं। तो with this very short premise, I welcome Ma'am Rukaya on board, and this is our 21st lecture of the series where Batar, the Fortune Lyceum School and College, is trying to revamp our current educational system. We desire through this exercise our children to know about green gold, which happens to be your vegetables, which happens to be your plantation vegetables, your these things, because they have immense effect on your environment. We desire to tell the and guide the children about the importance of blue gold, which happens to be water. Your reservoirs are depleting fast and सूबे आपस में जो है वो कई दफा मुश्किल में आते हैं और कहते ये हैं कि नेक्स्ट लड़ाई जो है वो पानी के ऊपर हो। So I'll not take much. Most welcome, Ma'am Rukaya, and we have all the ears for you. बच्चे जो हैं वो बहुत सारे इंतजार में हैं, ऑल्दो के आज बच्चों का एक पेपर भी है बिकॉज हमारे यहाँ वो इस तरह से के वो चल रहे हैं।
So we will try to sum up it by 8:30, like 8:40 तक हम इसको sum up करेंगे, ताकि 5 मिनट बच्चों के पास वो हो जाए। 35 पे हम इसको sum up करेंगे, ताकि 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर कोई चीज हो जाती, और फिर ये बच्चे अपने पेपर के लिए चले जाएं। माइक इज योर्स। और आपको एडमिन डॉक्टर उमर इकबाल भट्टी, बतार के पैटर्न इन चीफ, वो आपको स्क्रीन शेयरिंग वाला वो कर ले, आपको वो इजाजत उसकी वो दे देते हैं। सो वी प्रोसीड। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. I am Ruqayya Mustafa from Bari Chakwal. I am working as a scientific officer, plant breeding and genetics in oilseed section of Bari Chakwal. I'll start my presentation with first of all, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, as far I have understood the theme of this lecture, it is basically to educate the children about our natural resources that are basically soil and water mainly. हमारे पास जो from the first day of this world, जब से दुनिया वजूद में आई है, हमारे पास ये दो बेसिक रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन पे एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारे। तो हंटिंग और गैदरिंग के टाइम से भी, उस टाइम भी जो हंटिंग या गैदरिंग जो उसका थीम था, वो रिवॉल्व बेसिकली इन दोनों चीजें पे कर रहा था। हमारे पास पानी कितना था और हमारे पास सॉइल कैसी थी। ओके, नाउ अब आजकल जो बेसिकली है, हम क्योंकि देयर इज अ वर्ड क्लाइमेट चेंज जो हम बहुत सुन रहे हैं काफी अरसे से, बच्चों को बेसिकली इसके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन द अपकमिंग ईयर्स हमारे पास वाटर की स्कैसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉयल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो हमारी एग्रीकल्चर जिन चीज़ों पे बेस करती है। हमारी सॉइल्स की हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर दैट कैन इरिगेट आवर प्लांट्स, और हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे पास वैरायटीज कैसी हैं, और हमारे पास वो रेजिस्टेंट है जो हमारे सिस्टम के अंदर जो पैथोजेंस आते रहते हैं और स्ट्रेसेस आती रहती हैं, ड्राउट की और हीट की। दीज आर द एबायोटिक स्ट्रेसेस, और जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं दे आर द पैथोजेंस। उनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, और दूसरे निमाटोड्स वगैरह हैं। तो हमारे पास बेसिकली वी हैव 3 natural resources that our agriculture is based on, and these 3 resources are shrinking. ये इस बात को सबको पता है। इस बात का सबको पता है, लेकिन हम लोग इस चीज पे हमारा फोकस नहीं है। हमने इन चीजों की इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को बतानी है। हेलो बच्चे वी आर लिसनिंग। आवाज आ रही है आपकी? और आज के मैं वैसे स्टार्ट करती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ऑयल सीड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बताऊँ, वहाँ से शुरू करते हैं। अब ऑयल सीड्स हमारे पास, ऑयल सीड्स बेसिकली कहा जाता है उन प्लांट सोर्सेज को जहाँ से हम लोग एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी कह लें, या फिर जो हमारे पास प्लांट्स हैं ना, जहाँ से हम लोग इसको ऑब्टेन कर रहे हैं फिलहाल, दीज आर ब्रासिकास, ऑयल सीड ब्रासिकास। ब्रासिकास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं, लाइक कॉलीफ्लावर, हमारी गोभी, बंद गोभी, केल्स, और उसमें रेडिश है, टर्निप है, और इसी ग्रुप में, इसी स्पीशीज में हमारे पास आते हैं ऑयल सीड ब्रासिकास, जिनको ब्रासिका नेपस है। बेसिकली हमारे पास बरानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में हम काम कर रहे हैं Brassica nepus, Brassica junctia, which is rapeseed. Brassica nepus is hello. सॉरी मैडम, अपना प्रेजेंटेशन शेयर करनी है अपनी।
आपने प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करनी है प्रेजेंट नहीं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं या पिक्चर्स वगैरह तो नहीं है? ठीक है, ऐसे ही नहीं, जी ऐसे ही। चलो ठीक है। हमारे पास ब्रासिका नेपस है, ब्रासिका जंक्शिया है और तारामीरा है। दीज आर द 3 बेसिक क्रॉप्स जिनमें ऑयल सीड सेक्शन में प्रॉपर काम हो रहा है, जिनपे वैरायटी डेवलपमेंट में काम हो रहा है। उसके अलावा वी वर्क ऑन सोयाबीन्स एंड ऑयल सीड सेसमी। अब हमारे पास ग्लोबली जो ट्रेंड है, हमारे पास ऑयल सीड क्रॉप्स बेसिकली ये ब्रासिकास हो गई, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सेसमी है, सैफफ्लावर है विच इज unknown to common people. Safflower is something else and sunflower is something else. हमारे पास cotton seed है, peanut oil है as a source of oil seed crop, peanut है, palm है जो हम import करते हैं basically, जो हम घर में यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा 70% से भी ज्यादा उसमें पाम ऑयल होता है और विच इज नॉट वेरी गुड ऑयल। अगर हम हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम इसकी ऑयल्स की क्वालिटी पे भी बात कर सकते थे। पाम है, ऑलिव बहुत अच्छा है बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। कॉर्न ऑयल है और कैस्टर ऑयल। तो बेसिकली हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो है मोस्टली पाम ऑयल जो हम करवा रहे हैं इंपोर्ट इंडोनेशिया से, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे आपने ये भी बात सुनी होगी फूड एलर्जीज की। किसी को पीनट एलर्जी होती है आजकल, किसी को नट्स की एलर्जी होती है, किसी को किसी सीरियल ग्रुप में से कोई एलर्जी हो जाती है, सीलिएक डिजीज हो जाती है विच इज डिजीज ऑफ a protein found in wheat. और ये डिजीजेज जो हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारी जो डाइट, सुनने में हर कोई आजकल डिस्कस कर रहा होता है कि हमारी डाइट्स अच्छी नहीं है, पुराने ज़माने में हमारी डाइट्स अच्छी थी, और इसका लेकिन हमें लोगों को पता नहीं होता हम लोग बात क्या कर रहे हैं। और इस बात में ऑथेंटिसिटी इस तरह से है कि पहले हम अगर अपने अपने बुजुर्गों से सुने तो वो बताते हैं हमें कि हम लोग पहले सरसों उगाते थे और उसी को यूज अपने अपनी ज़मीनों पे सरसों उगाते थे और उसी को यूज़ करते थे। हम देसी घी यूज़ करते थे, हम सेसमी ऑयल यूज़ करते थे। लेकिन ये जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड अब हमारे पास ऑयल्स आ रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज पाम ऑयल की है विच इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑयल। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फूड एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जो कि जिनको अगर आप एड्रेस नहीं करते अच्छे तरीके से तो वो आपको दूसरी बीमारियां आपको कॉज करती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें प्रेजेंट स्टेटस हमारे पास क्या है। ये 2020 और 2021 2020 एंड 21 का हमारे पास डाटा है, जो जिसमें हमारे पास हमें पता चलता है कि हमने जो टोटल हमारे, क्योंकि हाँ ऑयली खाने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हमारी ऐसी ईटिंग हैबिट्स हैं जिसमें फ्राइड फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है, और हमारे जो सिंपल खाने हैं उसमें भी ऑयल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसमें क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास जो पिछले साल जो स्टैट्स आया है उसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी जो थी 4.521 मिलियन टन्स की थी, जिसमें से कि इंपोर्ट शेयर जो था 4.1477 मिलियन टन्स था, which becomes 92% of the total। 92% ऑयल्स हमने इंपोर्ट किए। उनमें वेरियस ऑयल्स थे लेकिन बेसिक मेन जो उसमें था वो पाम ऑयल ही था, जो कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं देता। पाम ऑयल था, और जो हमारी लोकल प्रोडक्शन थी वो जो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा नहीं थी। It was 0.374 million tons, which was the 8% of our total available oil last year. इसको हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने इम्पोर्ट किया लास्ट ईयर उसका टोटल जो बजट था वो 4.450 बिलियन डॉलर रुपीज़ था। सॉरी, रुपीज़ नहीं, बिलियन डॉलर्स था। उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बनती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर एक जो बर्डन इधर से पड़ गया, और हमारे पास मुल्क में वैसे ही, और हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो जीडीपी की अगर आप वो विजिट करें उसको, तो आपको पता चलता है। और इसमें एक चीज़ जो एग्रीकल्चर का शेयर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जो हम पर इतने बिलियन डॉलर्स का
हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उसको हम कम कर सकते हैं बाय रेजिंग आवर ओन प्रोडक्टिविटी। हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास माशाल्लाह ज़मीन लैंड अच्छी है, और हमारे पास एक टाइम था जब हम कहते थे कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन अभी हम इस बात को क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हम एग्रीकल्चर में उस तरह से फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए, उस फास्ट पेस पे मूव नहीं कर रहे। हमारे पास पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो एनुअली है 18 किलोग्राम्स की पर पर्सन, जिसको भी हमें मुझे लगता है कि कम करने की ज़रूरत है। उसमें क्योंकि वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा फूड। हम जब खानों में ऑयल उसको देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में शायद हम अवॉइड ही करते हैं। बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ओबेसिटी की वजह से या और रीजंस की वजह से उसको शायद खाने में इतना पसंद नहीं करते, लेकिन उसको पकाने में और उसको प्रेजेंट करने में हमें उसकी ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास, अच्छा, आउट ऑफ ऑल दीज plants that we obtain our oilseeds from, we have the best potential is with sunflower and canola. इन दोनों क्रॉप्स का yield potential बहुत हाई है, तो we need to work on them. हम बेसिकली अगर इन पर ज़्यादा काम करें तो हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं उस पर। फिर जो हमारा ऑयल सीड सेक्शन है बारी चकवाल में, we have uh, we have registered 3 varieties in the context of oilseed crops. उसमें एक हमारी है ब्रासिका नेपस की विच इज रेप सीड, एक तारा मीरा की थी विच इज इरुका सटाइवा, और एक हमारी फखरे चकवाल आई है उसमें पीनट में, विच इज पीनट हम उसको वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको ग्राउंडनट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, 3 वैरायटीज हमारी रजिस्टर हुई हैं। इनका यील्ड पोटेंशियल बहुत अच्छा है और इनमें पॉड्स ज़्यादा हैं, इनकी शैटरिंग। अब अगर आपने एक क्रॉप देखी है ना ब्रासिकास की, कैनोला क्रॉप या ये इसको रेपसीड कहें, इसकी क्रॉप की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें लॉजिंग बहुत ज़्यादा होती है। लॉजिंग कहते हैं क्रॉप के गिर जाने को। जब क्रॉप मैच्योर होती है उस पे पॉड्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, उनमें सीड्स फिलिंग होती है, उसका भी वेट ज़्यादा होता है, और फिर उसमें जो क्रॉप है वो उसका वेट बियर नहीं कर सकती और क्रॉप जो है ना वो गिर जाती है। इसको कहते हैं लॉजिंग। तो इसमें लॉजिंग की जो है रेजिस्टेंट है बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं आप, पुरानी वैरायटीज से। आपकी क्रॉप लॉज नहीं करेगी। जो नई वैरायटीज आई हैं उसमें पॉट्स ज़्यादा हैं, पॉट्स ज़्यादा हैं तो मतलब है उसमें सीड्स भी ज़्यादा होंगे, सीड ज़्यादा है तो इसका मतलब है अल्टीमेटली उसकी यील्ड ज़्यादा होगी पर यूनिट एरिया। और बिकॉज हम बरानी एरियाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, बरानी एरियाज कहते हैं जहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, दीज आर द रेन फेड एरियाज। मीन्स के रेन फेड इन एरियाज को, रेन जो है, बारिश जो है, वो इस एरियाज की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। हमने कैनाल सिस्टम नहीं बनाया हुआ यहाँ पे इरिगेशन के लिए क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये एरियाज टोटली डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे। सो दीज आर कॉल्ड द बरानी एरियाज। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा रिसर्च मैंडेट ही ये है कि हम बरानी एरियाज के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है ड्राउट टॉलरेंस। ड्राउट होती है जब बारिशें कम होती हैं, तो हमारी क्रॉप्स को, उनके अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा हुआ है, उनके अंदर ड्राउट टॉलरेंस होती है। हम एज साइंटिस्ट, एज ब्रीडर्स, हमारा काम होता है उन ड्राउट टॉलरेंट जीन्स को ऑब्जर्व करके, अपने जीन पूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके, क्रॉप्स को आपस में हाइब्रिडाइज करवा के, क्रॉस करवा के, जो आपकी लोकल क्रॉप्स है ना, जो आपके लोकल स्ट्रेन्स हैं, जो आपके लोकल एरियाज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो उन स्ट्रेन्स के साथ लेकिन उनमें एक ये लैक करती होगी, कोई 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 कैरेक्टर लैक करता होगा, जैसे ड्राउट टॉलरेंस, उसमें ड्राउट टॉलरेंस नहीं है लेकिन वो यहाँ के एरिया में अच्छी तरह से अडेप्ट किया हुआ है। तो आप उस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉस करवाएंगे किसी ऐसे पौधे के साथ जो आपने कहीं बाहर से सर्च किया है, कहीं से मंगवाया है, कहीं उस पे आपने थोड़ी मेहनत की है। आप उसके साथ उसको क्रॉस करवाएँगे और उन जीन्स को, ड्राउट टॉलरेंट जीन्स को, आप अपने जो लोकल
लोकल इन्वायरमेंट में अडेप्टेड आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है क्योंकि ये कन्वेंशनल प्रोसेस है, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। पहले आप इनको क्रॉस करवाते हैं, फिर आप उनकी F1 जो आती है, अब F1 के बाद सेग्रीगेशन शुरू हो जाती है जीन्स की। पहले आपके पास 50-50 जीन्स आएँगे दोनों प्लांट्स से, उसके बाद आप उसको F7 तक लेके जाते हैं, जिसका मतलब है 7 साल। हर साल एक नई उसकी आपके पास आएगी प्रोजेनी F1 से लेके F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7 तक हम उसको लेके जाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको नेशनल ट्रायल्स में हम इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। हम उसको अपने हमारे पास 2 ट्रायल्स होते हैं। इस तरह से माइक्रो का ट्रायल होता है और एक नेशनल का ट्रायल होता है। माइक्रो में हम फैसलाबाद भेजते हैं, अपना जो हमारे पास कैंडिडेट जो हमने प्रोड्यूस किया है ओवर द इयर्स, उसको हम फैसलाबाद भेजते हैं, वहाँ पे वो टेस्ट होता है। उसके बाद वो कोड्स के कोडेड होता है वो, हम वहाँ भेज देते हैं और फिर वो पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में उसको भेजते हैं टेस्ट करवाने के लिए। उसका यील्ड टेस्ट होता है, उसका बाकी एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। हमारे पास भी तो होता है लेकिन वो कोडेड फॉर्म में होता है, हमें नहीं पता कि जो हमने लाइन भेजी थी वो कौन-सी है। हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स भेजते हैं वहाँ पे। 2 साल ये प्रोसेस होता है और 2 साल इसका नेशनल में ट्रायल होता है, वो हम एनएआरसी में भेजते हैं इस्लामाबाद। एनएआरसी में पूरे पाकिस्तान से भेजे जाते हैं सीड्स, और वहाँ एनएआरसी वाले उनको कोड्स लगा के फिर पूरे पाकिस्तान में भेज देते हैं। उनको पूरे नेशन वाइज़ उसका टेस्ट किया जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में ये आपका जो नया आपने डेवलप किया है प्लांट, नई लाइन आपने जो डेवलप की है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्मिंग लाइन्स होती हैं उनके आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, फिर उनको आप भेजते हैं एफएससी एनआरडी में। वहाँ पे आपका फिर 2 साल का ट्रायल होता है। वो चेक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद आपकी एक वैरायटी अप्रूव होती है। ये तो वैरायटी अप्रूवल का प्रोसेस था, व्हिच इज़ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन ये क्योंकि टोटली नेचुरल होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल आप नहीं यूज़ करते जो है टेक्निक्स जीन ट्रांसफ़र की, क्योंकि ये तो टोटल नेचुरल होता है, इसलिए इसमें कोई हैज़र्ड्स नहीं होते। और आपको पता है कि ये कन्वेंशनल तरीका है और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जिसमें आप जीन्स को आइसोलेट करते हैं, जो पर्टिकुलर जीन्स हैं फॉर से ड्राउट टॉलरेंस कह लें या क्वालिटी के लिए या किसी और कैरेक्टर के लिए, किसी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, किसी इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, या कि किसी और क्वालिटी के एस्पेक्ट के लिए जिसमें एरूसिक एसिड की और लिनोलेनिक एसिड वगैरह की कंटेंट है वो कम हो। ऐसे जीन्स को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं लैब में और फिर उनको आइसोलेट करते हैं और फिर उनको हम लैब में ही अपने जो हमारे लोकल कल्टीवार्स हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपने सुना होगा जीएमओ का वर्ड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इस पे बड़ी डिबेट चलती रहती है कि ये क्योंकि हम जब जैसे कि कोई जब मेडिसिन डेवलप करते हैं हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता होता। अक्सर ऐसा होता है हम कोई मेडिसिन खाते हैं और उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके किडनीज़ फेल हो जाते हैं या कुछ आपके जॉइंट्स का मसला हो जाता है। तो इसी तरह से जीएमओज़ का भी ये है कि हमें उसके अब देखें अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत बड़ा उसका जीनोम कितना वास्ट है, उसके बाकी जीन्स को हमें नहीं पता कि हम जो 1-2 जीन के साथ हम उसकी छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो बाकी उसके जीनोम पे क्या इफ़ेक्ट लाता है। हम उसके जैसे मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स का हमें नहीं पता होता, इसी तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स का हमें नहीं पता। उसमें बाकी प्लांट में क्या उसका आर्किटेक्चर, जेनेटिक आर्किटेक्चर आप चेंज कर दें, आपको नहीं पता। ये क्योंकि आर्टिफ़िशियल तरीका है, इसलिए ये बेशक ये क्विक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है। तो रिलायबिलिटी आती है थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स व्हिच इज़ सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग एंड क्रॉसिंग एंड उसको टेस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड देन टेस्टिंग इट एट वेरियस लोकेशन। तो ये हो गया हमारे पास वैराइटल डेवलपमेंट का काम, जो कि हमारे पास अब माशाल्लाह लास्ट ईयर हम लोगों ने 3 वैराइटीज़ डेवलप की हैं। जो कि ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उनमें पीनट है, पीनट की एक वैराइटी आई है, तारा मीरा की एक वैराइटी आई है और रेप सीड की आई है एक वैराइटी।
और ये पिछले साल की बात है। और उससे लास्ट ईयर जो 2020 में हमारी एक वैरायटी रिलीज हुई थी, व्हिच वाज बरानी कैनोला। उस वैरायटी का नाम बरानी कैनोला। और फिर पिछले साल हमारी 3 वैरायटीज आई हैं, बरानी सरसों, RD73 और फखरे चकवाल। और इस साल भी हमारी 2 वैरायटीज पाइपलाइन में है। होपफुली इंशाल्लाह उनका जुलाई में एक और सब कमेटी की मीटिंग है, तो इंशाल्लाह हमारी 2 मजीद वैरायटीज अप्रूव होने वाली हैं इस साल। तो ये तो था हमारे पास वैराइटल डेवलपमेंट का थोड़ा सा। अब मैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, आई वुड लाइक टू स्विच टू द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बच्चों को ज़्यादा बताने की ये ज़रूरत है कि एक तो हम टोटली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे हमारे फूड के लिए। हर इंसान को खाने की ज़रूरत है। हर बंदे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेडिसिन पे चल रहे हैं, लेकिन हर बंदे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को से आप कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं या हमारे पास जितनी भी रिसर्च हो रही है जिन भी फील्ड्स में, मेडिकल में, इसमें इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स में तो है। उसके अलावा तो उसमें हर बंदे के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जितने भी दुनिया में बंदे पैदा किए हैं उनमें से हर कोई डिपेंड कर रहा है फूड पे। चाहे हमारा छोटा बच्चा, आप अपने घरों में देखें, छोटे बच्चे से लेके एडल्ट तक, बूढ़े बंदों तक, हर कोई किसी को 3 मील्स चाहिए एक दिन में। तो उसके लिए हमारा फोकस नहीं है एग्रीकल्चर। कभी भी हम हमारे बच्चों को ये कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन ये नहीं बताते कि जो हमारी सबसे ह्यूमैनिटी की सबसे जो बेसिक नीड है, दैट इज फूड। हम अपने बच्चों को शुरू से ये नहीं कहते कि मे बी आवर चाइल्ड इज गोइंग टू add to the food production। तो बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है। और एक वैसे क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक चल रहा है, इस पे बहुत बात होती है। पता नहीं अ, बच्चों को आज जो छोटे बच्चे हैं उनको इस बात का इतना पता है या नहीं, लेकिन एक बहुत जो रेजिंग डिबेट चल रही है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज है बेसिकली वही हमारे जो 3 रिसोर्सेज हैं ना बेसिकली, जिन पर इंसान सारे डिपेंडेंट हैं होल्ली सोली, वो है सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारे रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं। हमारा एनुअल जो है ना टेम्परेचर वो राइज हो रहा है। हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। हमारे सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। और सी लेवल से राइज होने की वजह से हमारी जो एरेबल लैंड्स हैं ना, जो एरेबल लैंड्स कहते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है, हमारी वो लैंड्स कम हो रही हैं। और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी भी श्रिंक हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। ड्यू टू अर्बनाइजेशन और बहुत ज़्यादा जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी जा रही हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स पर, इस पर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ऐसी लैंड्स पर जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, जहाँ जो बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। इस तरह से हम अपने लैंड रिसोर्सेज़ को बचा सकते हैं। हम अपने पानी के रिसोर्सेज़ को इस तरह से बचा सकते हैं। एक हदीस भी है कि अगर आप पानी के दरिया के किनारे पर भी खड़े हैं तो आप पानी को वेस्ट ना करें। तो हम बीइंग मुसलमान हमें बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि अगर आप दाँत ब्रश कर रहे हैं तो आप टैप को खोल के मत रखें जब तक आप दाँत ब्रश कर लें, फिर आप टैप खोलें और फिर आपको जितना पानी अपने मुँह को रिंस करने के लिए चाहिए आप उसको यूज़ करें। और आप बिला वजह पानी को ज़ाया ना करें। ये हमें शुरू से ही बच्चों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े हो जाएँगे तो फिर उनके दिमाग में आपकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है कंप्लीट। आपको चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये शुरू से ही बच्चों को बताना चाहिए, स्कूल में, घर में, हर जगह पे। बच्चों को ये बार-बार बताना चाहिए कि हम वैसे भी ये एथिकली, मोरली किसी तरीके से भी अच्छा नहीं है और हमें तो रिलिजियसली भी इस बात पर जो है ना उसको बाउंड किया गया कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना, उतना पानी यूज़ करें जितना आपको चाहिए। ज़ाया ना करें, पानी को वेस्ट ना करें। सो अभी जो है हमारा फ़ोकस है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, क्योंकि क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज़ डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे
मौसम शिफ्ट हो रहे हैं, आपने ये भी ऑब्जर्व किया अगर आप ऑब्जर्व करते हैं। एक तो हाँ, बच्चों को ये भी बताने की बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छे ऑब्जर्वर बनें। आप देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। आप देखें कि हमारे सीज़न्स कैसे चेंज हो रहे हैं और बच्चों को बताने की भी ज़रूरत है। जैसे हमें हमारे घर में मेरी अम्मी-अब्बू बताते होते हैं कि पुराने ज़माने में अक्टूबर में रज़ाइयाँ ली जाती थीं, आजकल अक्टूबर में पंखे चल रहे होते हैं। तो उधर से बच्चों के विज़न को थोड़ा मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि हमारे मौसम में, हमारे मुल्क में सीज़नल पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, हमारा जो सीज़न्स का ड्यूरेशन है वो भी वेरी कर रहे हैं। कभी हमारे पास सर्दियाँ थोड़े टाइम के लिए नहीं आती थी, इंटेंसिटी सर्दी की वैसी ही है। टेम्परेचर्स बहुत नीचे जाते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो ये एक शिफ्ट आया है, हम कॉमन मैन भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकता है, जो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे असरात हैं उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो क्लाइमेट चेंज को माइंड में रखते हुए वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर फूड सिस्टम्स। अब एक वर्ड यूज़ किया जाता है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारे पास फूड की सिक्योरिटी हो, हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी हो फूड, उसके पास फूड सिक्योरिटी हो। अ, तो हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को दिमाग में रखना है। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर रेज़िलिएंट क्रॉप्स, जो हमारे नए एनवायरनमेंट में, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसमें अडैप्ट कर सकें। अच्छा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ना, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप्स, क्रॉपलैंड, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्स और फिशरीज़। हमारे एग्रीकल्चर के इतने कंपोनेंट्स हैं ना, हमारी लैंडस्केप्स हैं, हमारी लैंडस्केप्स में यानी कि हमारे जो क्रॉपलैंड हो गई, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं अपनी क्रॉप्स की, फिर हमारा लाइवस्टॉक हो गया, जहाँ से जिनसे हम सारी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारी मीट की प्रोडक्शन वहाँ से होती है। और फॉरेस्ट्स हैं, जहाँ से हम टिम्बर लेते हैं, यहाँ से हम अपना अ, लकड़ी लेते हैं फर्नीचर के लिए, उसके लिए कई इलाकों में जहाँ गैस नहीं है, वहाँ पर हम इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। और फॉरेस्ट जो है ना, ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है, दीज़ आर द हब ऑफ बायोडायवर्सिटी। हमारे पास जितने फॉरेस्ट होंगे, हमारी बायोडायवर्सिटी उतनी ही फ्लोरिश करेगी, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं। और हमारी फिशरीज़ ये जो चीज़ें हैं ना, दे एड्रेस द इंटरलिंक्ड चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है दैट इज़ ग्रोइंग, हमारे जो क्रॉप यील्ड्स हैं दे आर लेवलिंग ऑफ, उस तरह से वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं जैसे इनको करना चाहिए। हमारे ओशंस की हेल्थ डिक्लाइन कर रही है। ये एक अलग से इश्यू है, ओशन हेल्थ, ये प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। इस पे तो एक पूरा लेक्चर होना चाहिए अलग से, क्योंकि ओशन हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम्स में ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है। बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि कम से कम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें, बल्कि जब हम जाते हैं मार्केट में, तो हमें अपने जो है ना थैले लेके जाना चाहिए। पुराने ज़माने में ये भी प्रैक्टिस होती थी, ये प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं यूज़ होती थी। हम ये जो कोई कॉटन के या उसके पटसन के, जूट के बैग्स लेके जाते थे, जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो डिकम्पोज़ भी हो सकते हैं। तो उसके ये प्लास्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, प्लास्टिक के इश्यू को एड्रेस करना, प्लास्टिक बैग्स की वजह से बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है हमने, सॉइल को, वाटर को, हमारी बायोडायवर्सिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रो करके। और ये जो प्लास्टिक्स हैं हमारी हमारी ज़मीनों में जाके हमारी जो माइक्रोबायोम है ना, उसको भी डिस्टर्ब कर जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारे जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो सफोकेट हो जाते हैं, वो आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको डिकम्पोज़ नहीं सही से कर सकते, जिसकी वजह से हमारी सॉइल्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। तो अभी हम देखें तो हमारी 8.9% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, वो हंगर में है। अब वो हंगर में क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फूड रिसोर्सेज़ कम हैं, इसका मतलब है जो है ना रिसोर्सेज़, उनको मैनेज सही से नहीं किया गया। उनकी मैनेज इट लुक्स लाइक कोई सिग्नल्स का या कोई कम्युनिकेशन का इशू है।
but I tell everyone, I do not know आप बच्चों का क्या ख्याल है, but I am sure कि आप लोग भी मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक होंगे. Today's lecture basically is the crux जो कि the Fortune Lyceum School and College का initiative है, और इसमें मैं तमाम फैकल्टी को मुबारकबाद देता हूँ. मैं मशकूर हूँ डॉक्टर उमर इकबाल भट्टी, पैटर्न चीफ द फॉर्चून लाइसेंस स्कूल एंड कॉलेज, कि वो हमेशा हमें जो है वो हमें शाबाश देते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, और साथ में हमें ये कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी. तो मैं ये इस टेक्निकल फेलियर का फायदा उठाते हुए आप बच्चों के साथ, डॉक्टर उमर के साथ और अपनी फैकल्टी के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कल भी मेरी कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ऑफिस में एक मीटिंग थी, और इससे पहले भी मीटिंग थी, और ये कल तीसरी मीटिंग थी, जहाँ पे हम बच्चों के लिए बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को रीवैम्प, दोबारा से हम उसको शुरू करना चाह रहे हैं ना. उसके अंदर हम जो उसको जो लेके आ रहे हैं, उसके अंदर जो चेंज लेके आ रहे हैं, वो चेंज के ऊपर इन्होंने, मैम रुकैया ने जो बात की, वो इसका बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर है, जो कि कमिश्नर और इन सारों ने जिसको एग्री किया, और आपके स्कूल की जो एफर्ट है, और डॉक्टर उमर इकबाल भट्टी सर, बेसिकली ये सारा क्रेडिट आपका है कि आपकी जो एक सोच और वो थी जिसको हम लेके आगे चल रहे हैं, वो सोच एक्नॉलेज हो रही है एप्समा, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि जहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और उसके अंदर हमने जो चीज देखनी है वो हमने ये देखनी है कि हम इंटरवीन इसको कैसे कर सकते हैं. तो वो डिटेल्स इंशाल्लाह आप लोगों से सारों से शेयर होंगी. वाइस प्रिंसिपल प्लीज आप अपने बात नोट रखिए कि हमने 20 बच्चों का मुख्तलिफ एज ग्रुप के हमने एक अपने जो बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड के लिए 10 ईच अगर आप कर लें, तो वो हमने नाम भी देने हैं. वो मुझे अपने नाम 1-2 दिनों में आप मुझे नाम दे दें कौन कौन से बच्चे हैं, और साथ में आप उनके रिजर्व्स रख लें, ताकि अगर कोई बच्चा आगे पीछे होता है हमारे पे रिजर्व हो. और इसी तरीके से एक जो मास्टर ट्रेनर जो है, उनका एक हमने वो नाम देना है. तो वो जो इन बच्चों को जो कोऑर्डिनेशन जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल पे, तो अगर हम इसका एक इम्पैक्ट देखें, हर स्कूल से अगर 20 बच्चों ने जाना है, और अगर मैं सिर्फ चिकलाला कैंटोनमेंट की बात करूं, जिसका मैं पैटर्न चीफ भी हूं, तो यहाँ पे तकरीबन लगभग 500 स्कूल हैं. तो 500 को अगर आप 20 से ज़रब दें तो कितने सारे, ये मतलब 25,000 या 2 लाख मतलब स्कूल बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं. 25,000 अगर हम रफली इसको कह लें, और अगर हम पिंडी को शामिल कर लें, पिंडी कैंटोनमेंट को, तो 25,000 होता. तो दिस मीन्स के सिर्फ पिंडी और चकलाला में हम 50,000 बच्चों के ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट, या जो हमने एक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, जो जिसके अंदर आज की ये हमारी काविश भी शामिल है. तो ये जो है इम्पैक्ट उसका है. और ये पिंडी डिवीजन के चारों जो इजला हैं उनके, जिसके अंदर पिंडी डिवीजन है, जिसके अंदर अटक डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर जेलम डिस्ट्रिक्ट है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के. तो अभी आप ये देखें कि द फॉर्चून लाइसेम स्कूल एंड कॉलेज, बतार एग्रो टूरिज्म एंड एग्रोनॉमी रिजॉर्ट, वो इतना बड़े मैग्नीट्यूड का एक काम शुरू कर रहा है वॉलेंटियर बेसिस के ऊपर. वाई वॉलेंटियर? बिकॉज हमने अल्लाह ताला के पास भी एक अपना हमारा बैंक अकाउंट है, और उस बैंक अकाउंट में हमने अपनी अपनी नेकियां वहां पे भेजनी है. सो एनीवे, ये बात बहुत सारी लंबी होती जा रही है, तो मैंने कहा कि ये इससे मैं आज आपसे वो शेयर भी करूं, अनाउंस भी करूं कि हम लोग इंशाल्लाह इस लाइन के ऊपर भी वो काम हो रहा है. तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड.
I'll request Dr. Umar to please give your concluding remarks so as के बच्चे जो हैं वो अपनी next assignment जो कि आज उनका पेपर है उसके लिए बड़ी परेशानी में बैठे होंगे और वो उसको वो proceed कर सकें. Sir, over to you. डॉक्टर उमर सर, आपका माइक ऑफ है, क्या आप सुन रहे हैं और क्या आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकते हैं? Again, I think there is some technical issue. I'll request our vice principal again. मैं ये सारा क्रेडिट जो है वो उनके सर पे भी है और मेनली उनके सर पे ही है कि जहाँ पे वो और आज उनकी वो प्रेजेंटेशन भी थी, बट चूंकि हमें वो जो एक्चुअल रिसोर्स पर्सन है वो हमें बारी से मिल गए और उन्होंने इसको वो किया. तो इफ यू वांट टू से समथिंग एंड देन वी कंक्लूड. Ma'am Madia Ansari, do you hear me? Ji sir, I can hear you. Ma'am Madia, can you please share your views about today's effort and what all we have been doing for the past almost months now? आज 21st लेक्चर है हमारा, तो उसके बाद फिर हम कंक्लूड करें और रिकॉर्डिंग को इसको कंक्लूड करें और बच्चों ने जो अपना पेपर देना है और बच्चों अच्छा पेपर करना है. Ma'am Madia, if you can hear me, your concluding remarks, please. जी सर, आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था और मैम रुकैया ने बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई और सीट्स के बारे में और काफ़ी ऑन क्रेडिट तो बेसिकली सारी एफर्ट, सारी जो कोशिश है, काविश है, वो बेसिकली आपकी है. वी आर द मेंबर्स ऑफ दैट टीम बट यू आर द हेड. तो बिग अपलॉज फॉर यू कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हम बच्चे भी हमारे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज को समझने में और करने में और काफी इंफॉर्मेशन हमें भी मिल रही है. टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव चीजें प्रोवाइड हो रही हैं इस वर्कशॉप के थ्रू और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. थैंक यू सो मच सर. Ma'am Ruqayya is here. Ma'am Ruqayya, last 1 minute for you. मैं आपका बहुत सारा मशकूर हूँ, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और जब आपकी लाइन ड्रॉप हुई तो मैं अपने स्कूल और बच्चों से मैं ये बात कर रहा था कि आज का लेक्चर आपने जो डिलीवर किया वो इस सारी बात का क्रक्स है कि हम इन बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं. और this is the first step for revamping your current educational system. Ma'am Ruqayya, 1 minute for you and Dr. Umar sir, 1 minute for you. Then we conclude, sir. सॉरी, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी इंटरनेट के इश्यूज की वजह से. बस इट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर. उसमें बस हमने ये 3 चीज़ों पर बताया कि हमें स्मार्ट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, हमने अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना है और हमने इमिशंस को कम करना है. ये 3 चीज़ें हैं और बच्चों को ये समझाना है कि आपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना. आज से आपने हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि हम चीज़ को कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, और दूसरों को भी बताना है, सारे बच्चों ने. This is the last thing I would like to say.
Thank you. Dr. Umar sir, last comments from your side, please. जी थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहा आज का और हमारे बच्चों को इंशाल्लाह बड़ा यूजफुल रहेगा। और करण साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा अच्छा सर आपकी इंफॉर्मेशन गेन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम आगे इसको फर्दर टू कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू करण साहब, थैंक यू ऑल। Thank you very much. Khuda Hafiz. Have a blessed day. Thank you.